नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है इस दौरान कि आज जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र का शिलान्यास भी किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के एक नए प्लांट उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र जो भारत सरकार की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ऑयल कंपनियों के माध्यम से स्थापित की जाएंगे, उनका शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। वेस्ट टू वेल्थ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को कैसे साकार किया जाता है, या नवंबर प्रारंभ होते ही एनसीआर में स्मॉग की समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ऐसे ही किसानों की आमदनी को, किसान को पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके और जिसको हम वेस्ट कहते हैं वह उसकी समृद्धि का कारक कैसे बन सकता है, इन सब की दृष्टि से एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि किसानों की आमदनी, नए रोजगार सृजन करने और अन्य प्रकार से निवेश के लिए भी एक नए क्षेत्र का प्रवेश आज इस दिशा में प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव श्री पंकज जैन जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद बदायूं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि आज जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में भी कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र का शिलान्यास किया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आज बदायूं में जिस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है उसकी विशेषता है कि ये प्लांट प्रतिदिन 14 टन बायोगैस का उत्पादन करेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के एक नए प्लांट उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र जो भारत सरकार की
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ऑयल कंपनियों के माध्यम से स्थापित की जाएंगी, उनका शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न होगा। वेस्ट टू वेल्थ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को कैसे साकार किया जाता है, या नवंबर प्रारंभ होते ही एनसीआर में स्मॉग की समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ऐसे ही किसानों की आमदनी को, किसान को पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके और जिसको हम वेस्ट कहते हैं वह उसकी समृद्धि का कारक कैसे बन सकता है, इन सब की दृष्टि से एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि किसानों की आमदनी, नए रोजगार सृजन करने और अन्य प्रकार से निवेश के लिए भी एक नए क्षेत्र का प्रवेश आज इस दिशा में प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव श्री पंकज जैन जी का और उनकी पूरी टीम का हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से स्वागत करता हूं। पत्रकार बंधुओं को गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और प्रभु राम के अपने जन्मभूमि पे लौटने की जो खुशियां मनाई जा रही हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं पर विश्व भर में, और जिस शानदार तरीके से ये काम हुआ है, ये सब इसके बारे में आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद। सिर्फ मेरी ओर से नहीं, दुनिया भर से इसकी प्रशंसा हो रही है। और अभी आपके सहयोगी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि कितनी फुटफॉल है, तो उन्होंने बोला 5 लाख से अधिक। तो मैंने सिर्फ अपने आप को और उनसे भी कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 5 लाख से भी अधिक होगी, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी और ये अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ये वहां पे उसके उतने तक उसे आगे पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले कुछ वर्षों में 7 साल से जो उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य हुआ है, मैं तो यही कह सकता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश से राज्य। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी बड़े स्तर पर तैयारी में जुट गई है। इस क्रम में अब बीजेपी गांव चलो अभियान के तहत जन जन को पार्टी में जोड़ने का बड़े स्तर पर काम शुरू कर रही है। ऐसे में लखनऊ में गांव चलो अभियान की प्रदेश कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे हैं। तो आपको बताते चले कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो जोरों पर चल रही हैं। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और इसके तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यशाला में जिला अध्यक्ष और अभियान के पदाधिकारी को गांव में जाकर जनता से संपर्क कर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा हुई है। तो अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से अब तैयार नजर आ रही है और इसको लेकर बड़ी तेजी से की जा रही हैं कि बीजेपी गांव चलो अभियान के तहत जन जन को पार्टी से जोड़ने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और इसी क्रम में ये अभियान चलाया जा रहा है।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी बड़े स्तर पर तैयारी में जुट गई है और इसी क्रम में अब बीजेपी गांव चलो अभियान के तहत जन जन को पार्टी में जोड़ने का बड़े स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में लखनऊ में गांव चलो अभियान की प्रदेश कार्यशाला का आयोजन हुआ है और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे हैं और इस कार्यशाला में जिला अध्यक्ष और अभियान के पदाधिकारियों को गांव में जाकर जनता से संपर्क कर पार्टी की नीतियों के बारे में बताना होगा। भी गांव में हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों को प्रवास करना 24 घंटे का, उसकी रूपरेखा की बैठक है। माननीय शिव प्रकाश जी और माननीय दुष्यंत गौतम जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। जैसी कार्य योजना बनेगी आपको बताएंगे। और हमारे साथ रामानुज भट्ट हमारे पॉलिटिकल एडिटर सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रामानुज भट्ट, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और इसी क्रम में अब तरह तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में अब बीजेपी गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? सत्यम, अगर बात की जाए कि भाजपा का जो अभियान शुरू कर रही है उसको अब गांव चलो अभियान से जोड़ रही है और ऐसे में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक बड़े अभियान के तहत आगे चल रही है और गांव-गांव जाकर जो है सरकार की नीतियां बताएगी, सरकार को कैसे जो काम किया है वो बताएगी और इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि राम मंदिर को भी जो है वो जोड़ा जाएगा इस गांव चलो अभियान में कि किस तरीके से सरकार ने जो है वो जो निर्णय आया उसके बाद किस तरीके से जो वहां पे व्यवस्था कराई गई। और ऐसे में अगर बात की जाए सत्यम तो बड़े पैमाने पर तैयारी है सरकार से जो है जनता को जोड़ने की और ऐसे में इस गांव चलो अभियान की शुरुआत आज से हो रही है जिसमें सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था और अवध क्षेत्र के जो प्रभारी हैं वो आए थे और इसके साथ साथ जो शिव प्रकाश जी सह संगठन मंत्री हैं वो भी थे और इसके साथ साथ जो दुष्यंत गौतम जो है राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो भी इस दौरान मौजूद थे। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि इस अभियान की शुरुआत आज से हुई है, गांव चलो अभियान, गांव-गांव जाकर सरकार की नीतियों को बताया जाएगा और सीधे जो है घर घर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया है, कैसे जो है योजनाओं का लाभ मिला है। रामानुज भट्ट, ये अभियान कब तक चलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, ये अभियान जो है वो आज से शुरू हुआ है और माना जा रहा है कि इस अभियान की शुरुआत जब आज से की गई है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की आज से शुरुआत है और लगभग 1 महीने अभियान पूरा जो है गांव-गांव तक चलेगा और ऐसे में 1 महीने के अभियान के साथ साथ जो तमाम और भी अभियान हो उनको भी इसी में जोड़ा जाएगा। जी रामानुज भट्ट, जिस तरीके से अभियान शुरू किया जा रहा है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किन जिलों से और किस तरफ से इसकी शुरुआत होगी? देखिए, अभी अवध प्रांत की बैठक है तो जाहिर सी बात है अवध प्रांत की जो है ये शुरुआत अवध प्रांत से ही की जाएगी और अवध प्रांत के सभी जो जिलाध्यक्ष थे वो भी मौजूद थे। इसके साथ साथ जो है शहर अध्यक्ष भी मौजूद, नगर अध्यक्ष भी मौजूद रहे और यही नहीं इसके साथ साथ जो प्रभारी थे वो भी मौजूद है और जो भी क्लस्टर के जो है लोकसभा क्लस्टर जो बनाए हैं 21 क्लस्टर, उसके सभी जो है आज पदाधिकारियों की बैठक भी है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बैठक जो है गांव चलो अभियान की आज से शुरू हुई है और आज की शुरुआत यानी कि अब से जो है ये शुरुआत हो जाएगी जिसकी शुरुआत अवध प्रांत से की जा रही है। जी रामानुज भट्ट, जिस तरीके से देखा जाए समाजवादी पार्टी पदयात्रा निकाल रही है, वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है और बीजेपी भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही। बीजेपी भी गांव चलो अभियान चलाने जा रही है, तो ये अभियान कितना कारगर साबित होगा 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए? देखिए सत्यम, जो है जितने भी अभियान चल रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, इन अभियानों का जो है निर्णय जनता 2024 के चुनाव में देगी। किसका अभियान कितना सफल हुआ ये तो नतीजे बताएंगे और नतीजे ही जो है अंतिम मोहर होते हैं जनता की। और ऐसे में कांग्रेस ने भी अभियान शुरू कर रखा है, न्याय यात्रा शुरू कर रखी है राहुल गांधी ने। इसके साथ साथ जो है समाजवादी पार्टी भी जो है
पदयात्रा शुरू कर रही है। और ऐसे में गांव चलो अभियान, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लान तरीका है कैसे जो है लगातार अभियान चलाना। चुनाव के एक दिन बाद ही जैसे चुनाव समाप्त होते हैं उसके बाद नई रणनीति अगले चुनाव की शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है इसका जो है पलड़ा भारी रहेगा, इसका जो है निर्णय जो है जनता देगी और जनता के निर्णय के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किसके अभियान की सफलता जो है 24 के चुनाव में दिखी। जी हाँ, रामानुज भट्ट, अगर विपक्ष की बात की जाए, एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो वो लगातार तमाम मुद्दों को उठाता है जिसमें अहम मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई। ऐसे में जो ये अभियान शुरू किया जा रहा है कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? गांव-गांव जाकर बीजेपी अपनी उपलब्धियों को बताएगा, क्योंकि उधर दूसरी तरफ जो कांग्रेस है या फिर समाजवादी पार्टी है वो जनता से ये कह रही है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया और बीजेपी के राज में महंगाई है, बेरोजगारी है। देखिए, इस महंगाई, बेरोजगारी और ये सारे निर्णय जो है 2022 के अंदर भी जनता ने देखे, जनता ने तमाम इन्हीं मुद्दों को देखा, लेकिन जो है विपक्ष को नकार दिया। अब विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन के रूप में आया है, वो कितना मजबूत होगा, कितना कारगर होगा, ये तो जो है समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने अभियानों को लेकर चल रही है और इस बार जो अभियान शुरू किया है गांव-गांव तक पहुंचने का, इससे पहले भी कई अभियान रहे हैं, चाहे वो दीप अभियान रहा हो, दीपदान अभियान रहा हो, इसके साथ साथ जो है गांव चलो अभियान भी पहले भी चल चुका है चुनाव से पहले। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर बार जो है नए नए अभियानों से जो है जनता के बीच बनी हुई है। विपक्ष भी लगातार कोशिश कर रहा है कि इस बार उन विषयों को उठाया जाए जो आम जनता से वादे किए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। काटो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब अगली खबर अमरोहा से सामने निकल कर आ रही है। अमरोहा के थाना हसनपुर कालाखेड़ा गांव का मामला, जहां पर एक बाइक सवार युवक ने अपने साथियों के साथ हाईवे पर स्टंट किया। बताते चले कि बाइक सवार युवक ने सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए ये स्टंट किया है। वहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर स्टंटबाजी करते युवक ने आगे से खड़ी कार, आपको बताते चले कि आगे से खड़ी बाइक कर दी और तेज रफ्तार में हाईवे पर चलाता हुआ नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अमरोहा ट्रैफिक पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं एक टायर पर किस तरीके से बीच सड़क में बाइक को नचाता हुआ ये स्टंटबाज देखा जा सकता है। महज सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, चंद लाइक पाने के लिए ऐसे लोग कर रहे हैं और इससे दूसरों की जान को भी वो जोखिम में डाल रहे हैं। अपनी जान को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं। फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सवारियों को लेकर जयपुर से बनारस जा रही एक बस आगे चल रहे वाहन से टकरा गई है। बताते चले कि सड़क हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 7 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राइवेट बस सवारियों को लेकर जयपुर से बनारस जा रही थी, तभी घने कोहरे में बस चालक को आगे चल रहा वाहन नहीं दिखाई दिया। फिलहाल बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हादसे में घायल सवारियों को उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। देखिए, आज सुबह 6:30 बजे के आसपास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 67 किलोमीटर के पॉइंट पर बनारस से जयपुर जा रही एक बस ने किसी अज्ञात वाहन में पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में जो बस का ड्राइवर था उसकी मौके पे मृत्यु हो गई है। बाकी 6-7 लोग उसमें घायल हुए हैं। सूचना पर तत्काल वहाँ पे एसएचओ नगला खंगर और जो एक्सप्रेसवे की टीम होती है सभी पहुँच गए हैं। घायलों को वहाँ से अस्पताल भेजा गया है और जो ड्राइवर जिसकी मौके पर मौत हो गई थी उनको मोर्चरी भिजवाया गया है। वहाँ पे ट्रैफिक सामान्य है और अग्रिम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया श्रावस्ती पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राम मंदिर और ज्ञानवापी सर्वे को लेकर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि 8 करोड़ हिंदुओं के
₹1.25 से ही राम मंदिर बन रहा है। साथ ही ज्ञानवापी पर आई सर्वे रिपोर्ट पर लेकर उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी में मूर्तियां हैं, मंदिर के अवशेष मिले हैं, फिर भी वहां किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जलपान के लिए रुक गए तो हम रुकते वहाँ लोग एकत्रित हो ही जाते हैं, तो सबको राम मंदिर कैसे 12 बार जनजागरण के परिश्रम से मिला वह घटनाओं का वर्णन किया। और राम मंदिर बने उसमें पत्थर लगे हैं वो 8 करोड़ हिंदुओं के ₹1.25 से लगा है, उस बातें भी लोगों को समझाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि विपक्ष डरा हुआ है और डरा हुआ विपक्ष तानाशाह को जन्म देता है। देश में सच बोलना अब अपराध हो गया है। बड़े कारोबारियों और पूंजीपतियों के गिरोह ने देश पर कब्जा कर लिया है। सरकारें और पुलिस अब उन्हीं के इशारे पर काम कर रही हैं। पूंजीपतियों ने एक राजनीतिक दल बनाया और उसके माध्यम से देश पर कब्जा कर लिया। किसान नेता ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि 2032 के बाद मौजूदा सरकार का पतन शुरू हो जाएगा। अभी अगले 8 साल ये किसानों पर झूठे मुकदमे लगाते रहेंगे, उन्हें जेल में डालते रहेंगे और किसानों को कमजोर करने का काम करेंगे। इसलिए किसानों को संगठित होने की जरूरत है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री समेत विभिन्न पुरस्कारों के लिए चयनित वरिष्ठ लोगों की सूची जारी की गई है और जारी सूची में 120 नंबर पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की प्रख्यात कजली और लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव को शामिल किया गया है। उन्हें यह सम्मान अपनी संस्कृति और लोक कला को संजो कर रखने के लिए दिया जा रहा है। देश ही नहीं विदेशों में भी भारतीय लोक कला का जादू बिखेरने वाली कलाकार को सम्मानित किए जाने की घोषणा से अपनी संस्कृति के लिए समर्पित लोग गदगद हैं। उर्मिला श्रीवास्तव ने इसे विंध्य क्षेत्र का सम्मान और भारत विंध्यवासिनी की कृपा बताया है। बताते चले कि प्रदेश की लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी समेत विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। कजली के क्षेत्र में पहचान बनाने वाली उर्मिला ने देश के विभिन्न प्रांतों के साथ ही बताते चले कि दुबई और भूटान में भी मंच साझा कर वाहवाही लूट चुकी हैं। वहीं पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किए जाने पर उर्मिला ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यह कजली प्रेमियों और जिले का सम्मान है। इस खुशी को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। क्या हमारे पूरे जनपद के लिए, सारे कलाकारों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आज मेरे 55 साल का जो तपस्या था आज मेरा पूरा हुआ और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने मोदी जी को, अमित शाह जी को और मिर्जापुर के सारे हमारे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिन्हों कोई ऐसा नहीं है अरे बहन जी आपके मिले चाहत रहा, अरे दीदी अभी तक नहीं मिला, अरे आंटी अभी तक नहीं मिला। तो सुनते थे तो हमको भी थोड़ा सा लगता था, क्योंकि अपने को कहने में तो हम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सबसे पुराने हम 55 साल से गा रहे हैं, आज 75 वर्ष के हो गए हैं और इस चीज से हम वंचित रहे। लेकिन कोई बात नहीं, हमें हर चीज में संतोष है। कुछ दिन तक हमने हमारे हस्बैंड बेड पे पड़े रहे, उनकी सेवा किए, तो हमें कोई अफसोस नहीं है कि हमको इतने दिन तक नहीं मिला। तो बहुत दुख की बात है, हमको ठीक है जब समय आता है तभी होता है। और मैं यही की बेटी हैं, सबसे बड़ी बात। और आप जान लीजिए, आप सब यहाँ के हैं तो यहाँ की बेटी को पहले बेटी को मिला है और कोई यहाँ का बेटी नहीं। मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं यहाँ की बहू भी हूँ। आर कन्या में पढ़ती थी, आर कन्या में पढ़ाई 40 वर्षों तो लगातार, सन 72 से 12 तक 40 वर्ष। इसके बाद भी हमने 4 साल और किया। संगीत के दसियों हजार लड़कियों को हमने सिखाया है। कम से कम अगर हमने वर्कशॉप लिया होगा तो 5000 7000 लड़कियों का
टीचरों का, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल का, सब काम ने माँ विद्यासिनी के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने तो दिया है। हम जो कजली गाते हैं वो कौन है? वो तो माँ विंध्यवासिनी है। हमारी माँ जो है विंध्याचल की माँ, उनका नाम है कजला देवी और उसी से कजली निकली है। और हमारा जो नाम हुआ है छोटा सा जो भी है, आप सबके प्यार और दुआ कृपा की वजह से, वो माँ विंध्यवासिनी की वजह। अब खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस और नारकोटिक्स टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। संयुक्त टीम ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 35 लाख की स्मैक बरामद हुई है। 350 ग्राम अवैध स्मैक, एक कार, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। बताते चले कि परागपुर थाना क्षेत्र के चलकाना का निकला है तस्कर। अब खबर सोनभद्र से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर जिले के नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। और इस कड़ी में पुलिस ने, बताते चले कि बभनी थाना क्षेत्र के बैरियर बॉर्डर आसन ढिया छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक वाहन से कुल 190 लीटर अंग्रेजी शराब व बियर बरामद की गई है। बताते चले कि अवैध शराब की बाजार में अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर आपको बताते चले कि बीती सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक कलयुगी पिता ने अपनी 3 माह की मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत आरोपी पिता को गिरफ्तार करते हुए मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आरोपी पिता की 2 पत्नियां हैं, जिसके चलते प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो, इसलिए इस कलयुगी पिता ने अपनी मासूम बच्ची की हत्या कर दी है। वहीं इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो मौके पर एसपी ने पहुंचे और इसके साथ ही तमाम प्रशासनिक अमला पहुंचा। वहीं एसपी ने बताया है कि थाना बुड़ाना क्षेत्र अंतर्गत एक गुलशेर नामक व्यक्ति द्वारा अपनी 3 माह की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। यहाँ पे लड़की खेल रही थी, जो मैं खेलती खेलती वो गाय को घास घेरने गई और जब इसके पेट पर लौट रही है खेल रही तो एकदम ये लाइटिंग में बढ़ गई। मैं रोई, मैंने सोचा बड़ा कह रो चल चुप हो गया। तो फिर मैं गाय को घास घेर कर आकर लौट गई। तो लौटने के बाद ये रुखसाना कर, लेकिन उनको देखे बब्बो का क्या हो रहा, मैंने सोचा मैं सो रही हो। तो फिर जो मैंने हाथ में ली तो बिल्कुल ढिल्ली ढिल्ली हो रही थी जी वो। ये काम किसने करा है? जी गुलशेर था, बस इसके पास में कोई नहीं था, मेरा घर वाला। आज सुबह एक गुलशेर नामक व्यक्ति द्वारा अपनी 3 माह की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी गुलशेर द्वारा 2 शादियां की गई हैं। पहली पत्नी से इसके 5 बच्चे थे, दूसरी पत्नी से इसके 3 माह की बच्ची पैदा हुई। ये चाहता था प्रॉपर्टी बंटवारा ना हो, इसलिए आज सुबह उसने 6 बजे सोते हुए बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी साजिदा द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा 302 धारा के अंतर्गत दर्ज करके गुलशेर को बुढ़ाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और बॉडी पोस्टमार्टम में भेज दी गई। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बांदा से है, जहां ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बीते दिन यानी कि 26 जनवरी को रहा सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जहां पारा 5 डिग्री सेल्सियस पर रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 29 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान भी जताया है। वहीं शीतलहर से बचने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने शहरी क्षेत्र में 3 टीमों का गठन किया है। ग्रामीण इलाकों में 8 टीमों का गठन किया गया है और वहीं शहरी इलाकों में एसडीएम और एडीएम, इसके साथ ही नगर मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और उनकी जिम्मेदारी रहेगी। और इसके साथ ही लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं।
चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए FM न्यूज।